यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 55 तक आपका कवर हो गया था। आगे के एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम लोग को लीकेज फ्लक्स के बारे में समझना होगा। और जब आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो लीकेज फ्लक्स को वहाँ पे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि लीकेज फ्लक्स को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में क्यों दिखाते हैं, या फिर कहिए लीकेज फ्लक्स के चलते ट्रांसफार्मर में एक तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो सब चीज़ समझ में आएगा। बस यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन यही है कि अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने आपको 2 लेक्चर दिए थे भाई इंडक्टर के ऊपर कि इंडक्टर क्या है और इंडक्टेंस क्या है एक तरीके से। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो ऑलरेडी चैनल पे एक तरीके से अपलोडेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है व्हाट इज इंडक्टर और आगे में IEIQ लगा दीजिएगा। आपके पास वहाँ पे 2 लेक्चर आ जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो दोनों वॉच करने के बाद ही इस लेक्चर को एक तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। नहीं तो फिर अगर आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है इंडक्टर के रिगार्डिंग तो आपको भाई यहाँ पे जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे और ये पूरा का पूरा सेशन कॉन्सेप्चुअल होने वाला है भाई। इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 जो भी आपका लीकेज फ्लक्स के रिगार्डिंग आपका एमसीक्यूज होगा उसी को सॉल्व करके हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करें हम लोग तो आइडियल ट्रांसफार्मर में भाई क्या है कि आप कोई भी लॉस को एक तरीके से कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मींस अगर हम लोग यहाँ पे कोर की बात करें तो इस कोर के अंदर क्या है एक तरीके से जो रिलेक्टेंस होगा, या फिर कहिए इसी को मैं दूसरे वर्ड में कह सकता हूं जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगा, ये मेरा एक तरीके से क्या होगा इनफाइनाइट होगा। और जो रिलेक्टेंस होगा ये मेरा एक तरीके से 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आइडियल केस एक तरीके से कंसिडर किया है। तो ओवरऑल इस कोर के अंदर आपको कोई भी लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे वाइंडिंग इस तरीके से दिखाएं, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और इधर दिखा देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके। तो ओवरऑल इस वाइंडिंग के चलते भी आपका रेजिस्टेंस 0 होगा, ओके। या फिर कहिए इसके चलते आपका कोई भी यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से दिखाएं, क्योंकि भाई आइडियल से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ना ताकि आप आइडियल और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में डिफरेंशिएट कर पाएं, ओके। कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। ये हो गया मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर। ये मान लेते इधर मेरा सप्लाई है, तो यहां से जो हम लोग सप्लाई देंगे V1 मान रहे हैं। और क्योंकि इधर कोई ड्रॉप नहीं है, इधर कोई भी ड्रॉप नहीं भाई, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो E1 होगा मेरा क्या होगा V1 के बराबर होगा। जो भी इंड्यूस्ड EMF होगा इसके बराबर होगा। धीरे धीरे आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। और इधर मैं E2 दिखा देता हूँ और E2 ही क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। या फिर कहिए जब आप लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में बात किया था कि अगर हम लोग यहाँ पे नो लोड पे रखे, हमने ट्रांसफार्मर को क्या कर रहे हैं नो लोड पे रख रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई नो लोड पे अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें, यानी जो नो लोड पे करंट आता है I0, इसकी अगर बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें MMF, क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो भी फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स क्या होगा 100% एक तरीके सेकेंडरी में जाकर के लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि आइडियल केस लिया हो तो हम लोग यहाँ पे K यानी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसका वैल्यू 1 लेके चल रहा है। मींस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों क्या है 100% एक तरीके से मैग्नेटिकली कपल्ड है, ओके। इसका मतलब क्या है इसमें कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो ये फ्लक्स क्योंकि इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से साइनोसोडियल एक तरीके से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा MMF। मींस MMF को भी ओपन करके लिखेंगे तो N और I मेरा यहाँ पे क्या है इंस्टेंटेनियस करंट है, टाइम के साथ एक तरीके से चेंज हो रहा है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं भाई कि मैंने यहाँ पे रिलक्टेंस क्या लिया हुआ है 0 लिया हुआ है। तो अगर आप रिलक्टेंस 0 लेंगे, रिलक्टेंस अगर आप 0 दिखाएंगे और इधर मेरा फ्लक्स है भाई, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे MMF की बात करें, ये वाला टर्म क्या है N इंटू I क्या होता है MMF होता है। तो अगर हम लोग इसको इधर भेजे तो फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दिखाया है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा MMF भी मेरा यहाँ पे MMF डायरेक्ट लिखता हूँ NI लिखते हैं यहाँ पे NI इक्वल टू MMF बोलते हैं इसको भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि MMF भी मेरा यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो मेरे को एक चीज बताइए
इसका मतलब क्या हुआ, एमएमएफ जीरो होने का मतलब क्या है भाई, आइडियल केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलक्टेंस मैंने यहाँ पे जीरो कंसीडर किया, इसका मतलब क्या एमएमएफ भी मेरे यहाँ पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से एक तरीके से आपको समझाऊं, इसका मतलब हो रहा है भाई कि आप बिना कोई वोल्टेज, यानी वोल्टेज आपका एक तरीके से जीरो है, वोल्टेज या फिर कहिए ईएमएफ एक तरीके से जीरो है, और ईएमएफ जीरो होने के चलते आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी एमएमएफ आपने एक तरीके से जीरो अप्लाई किया है और जीरो एमएमएफ पे आपका यहाँ पे क्या एक तरीके से फ्लक्स एक तरीके से सेटअप हो जा रहा है। कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। ओके, इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आइडियल केस पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है, ये रिलेक्टेंस कभी भी जीरो नहीं लेता है, ये टेंड्स टू जीरो लेंगे। टेंड्स टू जीरो मतलब क्या, जीरो के करीब करीब वाला वैल्यू, लेकिन फिर भी इसका क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जब आप इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, रिलेक्टेंस का मान लेते हैं 0.00001 है, तो समथिंग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एमएमएफ देखने को मिलेगा। एमएमएफ कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। एमएमएफ का क्या होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा, स्मॉल वैल्यू होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं भाई कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो भी फ्लक्स सेटअप करना है, उस फ्लक्स को सेटअप करने के लिए मेरे को एमएमएफ बहुत ही स्मॉल देना पड़ रहा है। बहुत कम एमएमएफ में ही क्या हो रहा है, अच्छा खासा फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो जा रहा है। और एमएमएफ इक्वल टू मेरे को ऑलरेडी पता है भाई कि ये कुछ नहीं, ये होता है आपका एनआई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मेरे को यहाँ से जो करंट देना होगा, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यानी इधर से जो भी करंट जाएगा सप्लाई साइड से, बहुत ही स्मॉल होगा। स्मॉल करंट इनफ है यहाँ पे एक सफिशिएंट फ्लक्स को एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए। और मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट में ये भी बताया था कि अगर आप इस तरीके के एक सीरीज सर्किट की बात करें तो इसमें दो पाथ है, ये आपका आयरन हो गया और ये पूरा क्या एयर गैप है। तो अगर आप इधर से जो भी आप एमएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं 100% आपने एमएमएफ अप्लाई किया, तो 100% का आपका ज्यादातर हिस्सा कहाँ चला जाता है, एयर गैप में, उस सेम फ्लक्स को मेंटेन करने में चला जाता है। लेकिन ये जो आयरन वाला पार्ट है, जहां पे मेरा रिलेक्टेंस बहुत ही कम है, और रिलेक्टेंस कम है इसका मतलब क्या, परमेबिलिटी आयरन का हाई है। एक ही चीज को मैं दो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। रिलेक्टेंस लो है इसका मतलब क्या हुआ, मेरा परमेबिलिटी हाई है। तो इधर जो है सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को सेटअप करने के लिए आपको एमएमएफ एक तरीके से काफी कम लगेगा। तो वही चीज है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इस कोर का परमेबिलिटी बहुत हाई है। तो हाई परमेबिलिटी है तो सीधी सी बात है भाई, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे एमएमएफ बहुत कम रिक्वायर होगा, और एमएमएफ बहुत कम चाहिए तो करंट भी यहाँ पे एक तरीके से कम लगेगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए, और क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स बना है ये 100% लिंक हो रहा है, इसमें कोई भी हम लोगों को लीकेज वीकेज दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आइडियल से फिर शिफ्ट हो रहा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के ऊपर भाई। ओके, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो ओवरऑल समझिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। अभी हम लोग वाइंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं भाई। तो सबको पता है भाई कि ये जो वाइंडिंग है, अगर मैं इसको ऐसे सप्लाई दे दूं तो ये अपने आप में क्या है, ये सोलेनॉइड है एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सोलेनॉइड को यहाँ पे स्टडी करके समझाता हूँ। ओके, ये मान लेते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी साइड में हम लोग बात कर रहे हैं भाई, एक सिंगल कॉइल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मेरे पास एक सोलेनॉइड है। तो इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम लोग सप्लाई देंगे, साइनोसोडियल सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या होगा, इसके अंदर मेरा टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कहीं पे भी करंट फ्लो हो रहा है तो अपना फ्लक्स बनाएगा। ये फ्लक्स भी आपका क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा, मींस d∅dt नेचर का होगा। और हम लोग इस पूरे सर्किट को, यानी इस सोलेनॉइड को अगर एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं भाई। इस कॉइल के चलते कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, यानी एक R दिखाना पड़ेगा। और हम लोग को पता है कि ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है, इस फ्लक्स के चलते एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो ईएमएफ यहाँ पे जो आपने सप्लाई वोल्टेज डाल रखा है उस वोल्टेज को अपोज करेगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं, एक इंडक्टर दिखाते हैं, जिसके चलते एक इंडक्टेंस आता है प्रॉपर्टी। और ये इंडक्टेंस डिफाइन करेगा कि ये सप्लाई वोल्टेज को कितना अपोज करेगा, 10% अपोज करेगा, 20% अपोज करेगा, ये सब
ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में बात किया हुआ है। यानी इस सर्किट को हम लोग ओवरऑल एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में दिखा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक R दिखा रहे हैं और एक L दिखा रहे हैं, और ये मेरा हो गया एक तरीके से सप्लाई वोल्टेज। अब एक चीज और समझिए भाई, एक चीज और समझिए, इसी सर्किट को, इसी सोलेनॉइड को मैं एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये तो मैंने R और L के रूप में दिखाया, ठीक है। एक और तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई, ये कुछ इस तरीके से। मैंने वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस को दिखा दिया है, ओके, रेजिस्टेंस को दिखा दिया है। यहां पे जो मैंने इंडक्टर दिखाया था, जो कि इंडक्टर बताता है कि यहां पे मेरा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और ये ईएमएफ एक तरीके से अपोज कर रहा है। तो इसको अब इंडक्टर के रूप में ना दिखा करके एक मैं यहां पे सोर्स की तरह दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक सोर्स की तरह दिखा दे रहा हूं। और ये जो सोर्स होगा, मान लेते E1 मैंने दिखाया, और ये E1 क्या होगा, इस सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। और मैं यहां पे अगर फेजर डायग्राम दिखाऊं दोनों का, तो वोल्टेज को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूं भाई। तो जो E1 होगा, ये E1 इस सप्लाई वोल्टेज के 180 डिग्री के फेज में होगा, समझ में आया, आउट ऑफ फेज होगा। साफ साफ देख रहे हैं कि जो E1 होगा मेरा इस BS को, यानी सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर हो गया। तो एक सिंगल सोलेनॉइड को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये दिखाने का मतलब क्या हो गया भाई, इंडक्टर दिखाने का मतलब क्या है कि जिनको इंडक्टर के बारे में पता होगा, इंडक्टेंस का अच्छा खासा नॉलेज होगा, वो सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि L का यहाँ पे क्या मतलब है, कि ये जो है इंडक्टेंस जो है सप्लाई वोल्टेज को अपोज कर रहा है। नहीं तो फिर अगर कोई बच्चे को समझाना है तो यहाँ पे इस तरीके से ना दिखा करके हम लोग कुछ ऐसा सोर्स दिखा रहे हैं, इस सोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 180 डिग्री फेज दिखा दे रहे, ताकि ये साफ साफ बता रहा है कि सप्लाई वोल्टेज को ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरीके से अपोज करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो एक सर्किट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर आते हैं भाई। देखिए हम लोग को पता है, इसको अगर मैं दिखाऊं, कोर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑलरेडी बताया भाई, कोर के रिप्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ 5 मिनट में। इसके लिए आपको 3 से 4 लेक्चर देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है, ऑलरेडी पेड क्लासेस में बताया हुआ है। तो ओवरऑल समझिए, मैं यहाँ पे इस प्राइमरी वाइंडिंग को सबसे पहले इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ओके। ये मेरा कॉइल को मैंने दिखा दिया। अभी जस्ट बताया, इस कॉइल के चलते, यानी इस वाइंडिंग के चलते एक मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, ओके। अभी यहाँ पे ऐसे मैं जोड़ दे रहा हूँ, अभी रिएक्टेंस नहीं दिखाऊंगा। अभी समझिए कोर को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये जो कोर आपने दिखाया ना इस तरीके का, इस कोर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। और ऐसा ही क्यों होता है तो अभी जस्ट बताया भाई, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आपको 3 से 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ओके। इसमें आपका ये हो गया RC और ये हो गया आपका XM। बस आप डिफॉल्ट में समझिए कि ऐसा होता है, कोर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अभी हम लोग कोर के ऊपर फोकस ना करके अभी ओवरऑल सिर्फ से वाइंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये मेरा वाइंडिंग था, तो वाइंडिंग के चलते आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस दिखा दिया। और सबसे बेटर बात है कि इस कोर को यहाँ से हटा ही देते हैं, अभी के लिए कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोर नहीं यूज कर रहे हैं, एयर कोर मेरा ट्रांसफार्मर है, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या दिया, सप्लाई दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे सप्लाई दिखा देता हूँ। और यहाँ पे सप्लाई को ये मैं V1 मान के चल रहा हूँ भाई, ओके। और इसको मैं R1 मान लेता हूँ क्योंकि मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है। तो अब देखिए, हम लोग को पता है कि सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ से मेरा एक करंट फ्लो होगा और नो लोड पे रख रहा है अभी, तो मान लेते हैं I0 फ्लो हो रहा है। तो ये करंट मेरा क्या है, टाइम वेरिंग है। तो इस टाइम वेरिंग करंट के चलते आपको पता है कि यहाँ पे मेरा फ्लक्स सेटअप होगा d∅dt नेचर का। और ये जो d∅dt नेचर है भाई, ये चेंजिंग है, तो सीधी सी बात है कि EMF इंड्यूस्ड होगा E1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और ये E1 क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कॉइल के चलते, ये मेरा कॉइल था एक तरीके से, तो कॉइल को भी जस्ट बताया कि आप इसको एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं इस तरीके से, कि R हो गया और एक L हो गया। नहीं तो फिर आप इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक R हो गया और एक यहाँ पे सोर्स दिखा दीजिए, और ये दोनों को दिखा दिए कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है। क्लियर हो गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है। तो मैंने भाई अभी इस वाइंडिंग को दिखाने के लिए ये वाला मॉडल यूज किया है, ठीक है। इस वाइंडिंग के चलते, यानी इस कॉइल के चलते मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, इसके जगह मैंने यहाँ पे E1 दिखा दिया। E1 मतलब क्या है, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड हो रहा है, EMF इंड्यूस्ड हो रहा है भाई, जो कि इस मेन V1 को अपोज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक मैंने इस कॉइल के अंदर एक रेजिस्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऐसे ना दिखा करके मैंने ऐसे दिखा रखा। क्लियर हो रहा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आगे।
और कोर को दिखा देते हैं यहाँ पे, कोर को भी दिखा देते हैं, कोर को भी दिखाई देता है। कोर को बस समझिए भाई ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझिए भाई, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। कुछ चीज़ जो होता है ना वो आपको इक्वेशन से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, या फिर पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए भाई, आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्या होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। अब समझिए यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसको हम मिटा के डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ पे मिटाते हैं। एक रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, यहाँ पे इवन इंड्यूस्ड हो गया और ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे कोर को मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा रखा है, तो कोर को रिप्रेजेंटेशन नहीं करना आप लोग को। समझिए यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स सेटअप हुआ है d∅dt, ये क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 100% आपका फ्लक्स सेटअप हुआ भाई, तो जरूरी थोड़ी ना कि 100 का 100% कहाँ पहुँच जाए, इस सेकेंडरी के साथ पहुँच जाए, है ना। यानी अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मान लेते हैं 0.8 आ रहा है, यानी के का वैल्यू ये है, यानी 80% ही मेरा क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा 100% यहाँ पे फ्लक्स बना हुआ है, इस 100% का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 80% ही फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक कर पा रहा है, या फिर कहिए पहुंच पा रहा है। करंट का डायरेक्शन मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं, तो ओवरऑल फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में एक तरीके से फ्लो होगा आपका। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ d∅dt, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ 80% ही एक तरीके से लिंक हो रहा है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं भाई कि 20% जो मेरा फ्लक्स है वो प्राइमरी के पास तो था, लेकिन सेकेंडरी तक पहुंच ही नहीं पाया। लैंग्वेज को पकड़िएगा, प्राइमरी में तो था, यहाँ पे तो था, लेकिन वो सेकेंडरी तक पहुंच ही नहीं पाया। तो जो 20% नहीं पहुंच पाया उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स इसलिए हम लोग बोल रहे हैं भाई, इस तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हो गया एक तरीके से आपका लीकेज फ्लक्स। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको इंडक्शन मोटर के अंदर भी एक तरीके से घुस करके बताया था लीकेज फ्लक्स क्या होता है। अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊँ, ओके, ये आपका मान लेते स्टेटर है और ये मान लेते आपका यहाँ पे रोटर रखा हुआ है। तो ओवरऑल इसमें मान लेते हैं एक अंदर जा रहा है, इसमें बाहर की तरफ आ रही है, अपना क्या करेगा, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से अपना फ्लक्स बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो एयर गैप से ही होकर के वापस आ गया, ये जो एयर गैप से ही होकर के वापस आ गया, ये फ्लक्स क्या है, लीकेज फ्लक्स है मेरा। क्योंकि भाई इस फ्लक्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस रोटर के साथ, यानी इस फ्लक्स ने, या फिर ऐसे समझिए, अगर आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे भाई, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं मोटर की बात करूं तो आप इसमें एज ए इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। इधर मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, एक तरीके से पहले मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ। और ये फिर मैग्नेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तरीके से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल समझिए कि ये जो मेरा फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या है, एक तरीके से रोटर तक पहुंच ही नहीं पाया, यानी ये एयर गैप से ही होकर के वापस आ जा रहा है, यानी इस एयर गैप, यानी इस फ्लक्स के चलते कोई भी प्राइमरी का पावर एक तरीके से सेकेंडरी तक नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाया है, नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम सब बोल रहे हैं लीकेज फ्लक्स। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल अब समझिए यहाँ पे कि ये जो मेरा फ्लक्स है, जो एयर से ही होकर के प्राइमरी वाइंडिंग में ऐसे लिंक कर रहा है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। अब देखिए इस लीकेज फ्लक्स को भी हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में शो करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो इस लीकेज फ्लक्स को हम लोग कैसे शो करेंगे, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग फिर से अपने एक सोलेनॉइड के ऊपर आते हैं। तो सोलेनॉइड के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकली इक्वेशन एक्सप्रेस करूँगा भाई, ओके। और ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत होगा नहीं। तो ओवरऑल समझिए इसके अंदर जो मैंने करंट दिया है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये मान लेते हैं मेरा, ये है Im sin ओमेगा t। तो इसके चलते जो मेरा फ्लक्स बनेगा ये भी इंस्टेंटेनियस होगा, लेकिन ये जो फ्लक्स बनेगा ये क्या होता है आपका MMF मीन्स NI, और I की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, Im
साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये जो आगे है साइन के आगे ये सब क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? कलर देख लेता हूँ भाई, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ब्लू कलर, थोड़ा और डार्क कलर यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स फाई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? अब देखिए यही फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा, और ये EMF क्या होता है फैराडे लॉ के हिसाब से n d phi by dt है ना। तो ओवरऑल जब हम लोग इस फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा n, और फाई एम बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन किया जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फ्लक्स के साथ देखना चाहते हैं। फ्लक्स मेरा क्या है, साइनोसोडियल फंक्शन है, ये क्या है कॉस में है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा n फाई एम ओमेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल देखिए कि अगर मेरे पास कोई सोलेनॉइड है तो इसके अंदर जो मेरा फ्लक्स हो रहा है, जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है भाई, ये एक तरीके से रेफरेंस है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, ये जीरो है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो फेजर डायग्राम दिखाते हैं, ये फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस जीरो है ना आगे में, तो उसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाई एम। ठीक है, और जो मेरा EMF इंड्यूस्ड हो रहा है इससे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि माइनस 90 है। ओके, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री से लैग कर गया, ये हो गया EMF। अब देखिए हम लोग इतना आपको समझ में, अब हम लोग आते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे एक निचोड़ समझना है भाई। एक चीज़ तो आपको पता होगा, एक चीज़ आपको पता होगा भाई, देखिए या फिर इसको रहने देते हैं, बस समझिए ये मेरा, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, R है और एक L। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिखाया। तो इसमें आपको बस समझना है कि जो भी मेरा फ्लक्स सेटअप होता है और जो EMF इंड्यूस्ड होता है इसके बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। ठीक है, EMF जो होता है मेरा इंड्यूस्ड EMF फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। क्लियर हुआ? इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल देखिए इस वाइंडिंग के चलते जो मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखाना था, उस रिएक्टेंस को मैंने ना दिखा के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया, एक सोर्स की तरह दिखा दिया कि मेरा यहाँ पे एक इवन इंड्यूस्ड हुआ है, तो मेरे को रिएक्टेंस दिखाने कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है भाई, तो अभी जो मेरा लीकेज फ्लक्स है यहाँ पे, ये जो फ्लक्स लीक कर रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा ये 100% फ्लक्स था भाई, तो 100% फ्लक्स के चलते आप ऐसा समझिए, इसको आप ऐसा समझिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में मेरा फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है भाई, 80%। तो 80% जो फ्लक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स है ना, मतलब क्या, ये प्राइमरी में भी लिंक कर रहा है और सेकेंडरी में भी लिंक कर रहा है। तो ओवरऑल समझिए कि जो मैंने यहाँ पे E1 दिखाया है, ये जो मेरा इंड्यूस्ड EMF है, ये किस फ्लक्स के चलते मेरा यहाँ पे दिखाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है जो 80% मेरा फ्लक्स था ना, जो दोनों के लिए कॉमन था, जो दोनों के साथ एक तरीके से लिंक कर रहा था, उसके चलते जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाया है E1 के रूप में। ठीक है, अभी जस्ट बताया कि सोलेनॉइड को आप एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे सोर्स के रूप में दिखा सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो मैंने इसी मॉडल को यूज किया है, मेरा सप्लाई वोल्टेज था और ये मेरा एक तरीके से जो इंड्यूस्ड EMF हुआ वो। ओके, तो मैंने अभी देखिए ये मेरा सप्लाई वोल्टेज था, यहाँ पे V1 मान लेते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे मैंने इस वाइंडिंग के चलते जो ऑपोजिशन मिल रहा है उसकी जगह मैंने सोर्स के रूप में दिखाया भाई, सोर्स दिखा दिया। लेकिन कितने वाले फ्लक्स के चलते, जो म्यूचुअल फ्लक्स है मेरा इस ट्रांसफार्मर में, उसके चलते जो मेरा EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया। लेकिन यहाँ पे मेरा जो 20% बच गया, 100% में से 80% का मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब जो 20% फ्लक्स बचा है मेरा, ये क्या हो रहा है, एक तरीके से एयर गैप में, एक तरीके से यानी जो एयर है यहाँ से एक तरीके से होकर के ऐसे एक तरीके से पास हो रहा है इस प्राइमरी वाइंडिंग में। तो भाई ये जो 20% मेरा फ्लक्स है जो एयर गैप से होकर के जा रहा है ऐसे प्राइमरी के साथ, तो भाई ये भी क्या है, d phi by dt नेचर का ही तो है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी एक EMF इंड्यूस्ड करेगा। समझ में आ रहा है भाई, जो लीकेज फ्लक्स है मेरा, ये भी एक तरीके टाइम वेरिंग है, तो ये भी एक तरीके से EMF इंड्यूस्ड करेगा। तो भाई
इस चीज को मैंने इसमें नहीं दिखाया है ना, ये जो E1 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि E1 किसके चलते दिखाया है, जो म्यूचुअल फ्लक्स है, यानी जो प्राइमरी में भी लिंक कर रहा है और जो सेकेंडरी में भी लिंक कर रहा है, उसको मैंने एक तरीके से यहाँ पे दिखाया। तो बाकी का जो 20% जो है हमारा d∅dt नेचर, इसको भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, समझ में आया। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, लीकेज फ्लक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में। यहाँ पे ये जो हम लोग x1 बोलते हैं एक तरीके से, इसको R1 मान लीजिए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके लीकेज वाले फ्लक्स को। अब इसके जगह हम लोग ऐसे ही क्यों दिखाते हैं, इस चीज को अब आप समझिए। देखिए, तो अभी तक प्राइमरी वाइंडिंग पे सिर्फ और सिर्फ मैंने फोकस किया भाई, प्राइमरी वाइंडिंग के चलते आपको तीन चीज मैंने आपको समझाया है। एक तो E1 क्या है, जो म्यूचुअल फ्लक्स के चलते जो EMF इंड्यूस्ड है वो मैंने दिखाया है, और जो 20% जो मेरा यहाँ पे फ्लक्स एक तरीके से लीक हो गया है, इसको हम लोगों ने x1 के रूप में यहाँ पे दिखाया है। x1 के रूप में ही क्यों दिखाते हैं, इस चीज को समझिए पहले आप। देखिए, हम लोग अब वापस से अपने आइडियल कोर के ऊपर आते हैं। तो आइडियल कोर अगर लेंगे या फिर कहीं आइडियल ट्रांसफार्मर अगर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो दोनों कॉइल होगा प्राइमरी और सेकेंडरी, 100% क्या होगा, कपल्ड होगा, मैग्नेटिकली कपल्ड होगा, मीन्स K का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं है। तो लीकेज फ्लक्स नहीं है, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं अभी आइडियल केस में जब यहाँ पे 100% मेरा लिंक कर रहा था सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी मैं लिखता हूँ d∅dt, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। तो आप कहेंगे ना कि मान लेते हैं यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है E2, ये मान लेते हैं भाई आपका 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट है। अब वही अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ शिफ्ट हों, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स आपका लीक कर जाएगा, यानी सेकेंडरी तक जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा 80% ही फ्लक्स पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, जो E2 होगा, अब E2 कभी भी मेरा 200 वोल्ट नहीं आ पाएगा, समझ में आया, क्यों, क्योंकि मेरा जो 20% फ्लक्स है वो लीक कर चुका है। तो यहाँ पे जो E2 आएगा, ये E2 मान लेते अब सिर्फ और सिर्फ आपका 180 वोल्ट ही एक तरीके से पहुंच पा रहा है। मीन्स जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज था भाई, इसने सिर्फ और सिर्फ पहले फर्स्ट केस में कब, जब ये 100% लिंक कर रहा था तो 200 वोल्ट एक तरीके से इसने EMF इंड्यूस्ड किया, लेकिन अभी क्या सिर्फ और सिर्फ 180 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20 वोल्ट है मेरा, जो 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है, ड्रॉप हो गया है। ड्रॉपेज का क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है, ओके, ये आपका घर है और यहाँ पे आपका पोल है, ठीक है, ये पोल है। तो ये मान लेते हैं आपके घर से इसके घर का मतलब पोल का दूरी जो है 200 मीटर है। तो भाई जब आप अपने पोल से तार लेकर के आएंगे अपने घर में, तो भाई इस तार का भी रेजिस्टेंस होगा ना, तो इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। यानी अगर पोल पे आपका 200 वोल्ट है तो आपके घर में कभी भी 200 वोल्ट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इस वायर में ड्रॉप हो जाएगा, समझ में आया। इसका मतलब कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ 180 वोल्ट ही अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या, 20 वोल्ट कहाँ चला गया, आपके इस वायर में चला गया। क्लियर हुआ। तो वही चीज यहाँ पे देखिए कि अगर आपका इस साइड में 200 वोल्ट था, मतलब फर्स्ट केस में ही समझे ना, इधर 200 वोल्ट है, अब इधर आपको 180 वोल्ट ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे में कहीं ना कहीं वोल्टेज मेरा ड्रॉप हो चुका है, 20 वोल्ट कहीं ना कहीं ड्रॉप हो चुका है। तो वही तो उसी के चलते तो आपको यहाँ पे 180 वोल्ट ही मिल रहा है। तो ये जो 20 वोल्ट का ड्रॉपेज हुआ, ये 20 वोल्ट का ड्रॉपेज कहाँ गया, ये लीकेज में एक तरीके से चला गया, फिर लीकेज फ्लक्स से चलते चला गया, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे क्या होता है, या फिर यहीं पे आता है, देखिए भाई 20% जो मेरा लीकेज फ्लक्स था, ये भी d∅dt नेचर का था, और ये अगर d∅dt नेचर का, तो सीधी सी बात है ये भी अपना एक EMF इंड्यूस्ड करवाएगा। यहाँ पे लीकेज कर लेता हूँ, लीकेज इंड्यूस्ड EMF, और ये कितने वोल्ट के बराबर हम लोग लेके चल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, 20 वोल्ट। तो इसको भी तो आपको दिखाना पड़ेगा अपने सिस्टम में, या फिर कहीं अपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। इसको आप कैसे दिखाइएगा, हाँ, ये जो आपने E1 दिखाया है, ये तो 80% के चलते जो आपका EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसको आपने दिखा दिया, तो इसको भी तो दिखाना पड़ेगा भाई। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। तो क्यों करते हैं आप समझिए, इसको हम लोग फेजर डायग्राम से समझेंगे। ये मेरे को 20 वोल्ट दिखाना है, 20 वोल्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, 20 वोल्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो ओवरऑल फेजर डायग्राम समझते हैं। देखिए सब मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप हुआ था, ये क्या था, मेरा φm sin ωt था, यानी इसको रेफरेंस लिया था मैंने, ठीक है। ये मेरा φm था, और जो मेरा EMF इंड्यूस हुआ था E1, यानी म्यूचुअल फ्लक्स से चलते E1 या फिर E2, वो क्या कर रहा था, एक तरीके से 90 डिग्री लैग कर रहा था। अभी जस्ट मैंने आपको ड्राइव करवाया ना भाई, इधर ये देखिए आपका ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ था, यही था ना, ये -90 पे था, और ये क्या था आपका
0 पे था, मीन्स फाई को मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है, और m का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं EMF के इक्वेशन में, इसलिए मैं यहाँ पे फाई एम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो EMF होगा E1 या फिर ये जो E2 होगा, ये दोनों क्या होता है, दोनों फेज में होगा, क्योंकि इसी फ्लक्स के चलते क्या हो रहा है, E1 भी बन रहा है, इसी के फ्लक्स के चलते E2 भी बन रहा है। ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में बात किया ऑलरेडी। ओके, तो E1 E2 को दिखा दिया मैंने, और जो मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा, E1 क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है, एक तरीके से अपोज करता है, अपोज करता है, यानी इनके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आप आइडियल केस लेंगे तो इधर से, यानी आप समझिए, अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फिर से दिखाऊं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, लीकेज का रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोर का हो गया, और ये मेरा E1 हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भाई लास्ट सेशन में कि जो मेरा सप्लाई वोल्टेज होता है E1 होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्यों बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इधर से जो करंट आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नो लोड करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग, नो लोड की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं एज अ कोर के रूप में, है ना। तो ओवरऑल यहाँ से भाई, क्योंकि इसका परमेबिलिटी बहुत हाई है, इसका मतलब क्या, अगर आपको फ्लक्स बनाना है तो यहाँ पे जो एमएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा बहुत कम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर है उसका जो परमेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये जो करंट आएगा इधर से, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, काफ़ी स्मॉल होता है, 2 से 5% ही होता है नो लोड का। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जो आपने दिखाया रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो E1 होगा या फिर जो V1 होगा वो E1 के अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना। भाई अगर आपने यहाँ मान लिया कोई ड्रॉप ही नहीं दिखाया तो आप कह सकते हैं ना V1 क्या होगा, इसके क्रॉस होगा, ये वोल्टेज के क्रॉस होगा, ये वोल्टेज के क्रॉस, क्योंकि सब पैरेलल में। लेकिन प्रैक्टिकल केस में वाइंडिंग चलते रेजिस्टेंस आएगा और लीकेज चलते रिएक्टेंस आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो जो भी करंट आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा ये आपका, है ना। तो करंट मेरा बहुत स्मॉल आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ना यहाँ पे जो मेरा ड्रॉपेज होगा काफी कम होगा। ड्रॉप कम होगा तो ओवरऑल आप कह सकते हैं E1 जो होगा V1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने वापस से फेजर डायग्राम पे। तो फ्लक्स को दिखा दिया, E1 E2 को दिखा दिया, और E2 बड़ा दिखाया, मतलब यार स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। बड़ा छोटा डिपेंड कर रहा है, स्टेप अप है स्टेप डाउन है, ये मैंने V1 को दिखा दिया, ठीक है। अब नो लोड पे जो करंट खींच रहा है आपका ट्रांसफार्मर इधर से, इसको हम लोग I0 बोलते हैं। और ये I0 क्या होता है, ज़्यादातर लैग करता है। क्यों लैग करता है, इससे पैरेलल सेशन में आपको बताया था, I0 का 2 कॉम्पोनेंट होता है भाई, ठीक है। एक एक्टिव कॉम्पोनेंट है, एक रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। तो I0 को तोड़िए तो इसका जो रिएक्टिव कॉम्पोनेंट है ये काफ़ी लार्ज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग IM बोलते हैं, है ना। ये हो गया आपका IM। ये IM क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, I0 साइन फाई के बराबर होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं फाई एंगल है, फाई एंगल से लैग कर रहा है वोल्टेज, ठीक है। और सर दूसरा कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं IM cos फाई, सॉरी I0 cos फाई, ठीक है, यानी एक्टिव कॉम्पोनेंट है ये आपका। तो ओवरऑल देखिए ये हम लोगों ने अपने नो लोड करंट को दिखाया है, इसका 2 कॉम्पोनेंट दिखा दिया। अब हम आते हैं लीकेज फ्लक्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए लीकेज फ्लक्स कहाँ जा रहा है भाई, किस पाथ को ये फॉलो कर रहा है। तो अब देख रहे हैं एयर से होते हुए, एयर गैप से होते हुए, यानी एयर है ना इधर आसपास में, क्या एयर से होते हुए एक तरीके से ये अपने प्राइमरी वाइंडिंग में लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले जब आप BH कर्व पढ़ेंगे भाई, जो BH कर्व पढ़ेंगे किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। एयर के लिए जब आप BH कर्व पढ़ेंगे तो ये हो गया मेरा H और ये हो गया मेरा B। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू क्या होता है, NI डिवाइडेड बाय मीन लेंथ। तो मीन लेंथ कांस्टेंट होगा एक कोर के लिए या फिर एक एयर गैप के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होता है। H आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के ऊपर, तो इसको मैं I बोल सकता हूँ। और B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू फाई बाई एरिया होता है ना। तो एरिया कांस्टेंट होगा, तो ओवरऑल ये फ्लक्स हम लोग दिखा सकते हैं, मतलब I वर्सेस हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जो BH कर्व होता है एयर के लिए, ये इस तरीके से लीनियर जाता है भाई, ठीक है, समझ में आया। यानी जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा। देख रहे हैं करंट जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका फ्लक्स बढ़ते चला जा रहा है। क्लियर हुआ, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। मींस एयर कभी भी सैचुरेट नहीं होता है भाई, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स बढ़ते चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझिए इस चीज को कि करंट और फ्लक्स आपस में फेज में है। फेज का मतलब समझ में आता है, जैसे जैसे आप करंट दे रहे हो वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा। भाई मेरे समझिए ना क्या मैं बोल रहा हूँ। सो इस ग्राफ का मतलब है लीनियर कर्व बन रहा है आपका ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा। मींस करंट और फ्लक्स दोनों आपस में फेज में होगा। जैसे देखिए आपको समझाता हूँ,
ये जो करंट मान लो साइनोसोडियल है, ठीक है, ये मैंने करंट को दिखा दिया, ठीक है, ये मेरा टाइम है। तो समझिए करंट मेरा कैसे चेंज हो रहा है, करंट मेरा कैसे चेंज हो रहा है भाई, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए समझिए ये करंट था, ये आई था, अब मैं फ्लक्स को दिखाता हूं। तो जब मेरा करंट जीरो होगा इसका मतलब क्या होता है, आई डायरेक्टली फाई का मतलब क्या, जब करंट जीरो, ये करंट जीरो तो फाई भी मेरा जीरो, यहाँ पे ग्राफ में देखिए करंट जीरो तो फ्लक्स भी जीरो, तो फ्लक्स भी मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। ये टाइम दिखा देता हूं मैं और ये मैं फ्लक्स को दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इस वाले वेव फॉर्म को आपको फॉलो करना है। तो जब मान लेते करंट थोड़ा सा मेरा यहाँ पे है, ठीक है, करंट मेरा मान लेते 2 एम्पियर, तो फ्लक्स भी मेरा क्या पहुंच कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। करंट और थोड़ा बढ़ा तो फ्लक्स भी और बढ़ेगा, ये बढ़ा तो और थोड़ा बढ़ेगा, ये फिर घट रहा तो फ्लक्स भी मेरा घटेगा। समझ में आया, जब ये जीरो था तो वहीं पे आगे ये भी जीरो होगा, और जब ये फिर से नेगेटिव में जा रहा है डायरेक्शन चाहिए तो फ्लक्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो दोनों फेज में है कि नहीं है, बोलिए भाई, हाँ समझ में आ रहा है बात को। तो जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाई, इसका मतलब होता है कि करंट और फ्लक्स आपस में क्या है, फेज में है। ओके, और फेज में क्यों हो रहा है, और किस फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लीकेज फ्लक्स की बात हो रही है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स क्या हो रहा है, एयर वाला पाथ एक तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है, और एयर का भी जस्ट बताया कि यहाँ पे कभी भी ये सैचुरेट नहीं होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये जो 20% लीकेज फ्लक्स है भाई, एयर से ही होकर के तो जा रहा है ऐसे, समझ में आया। तो ओवरऑल समझिए आप, ओवरऑल समझिए, फेजर डायग्राम को पहले समझिए आप। ये जो मैंने आपको फ्लक्स दिखाया है फाई एम, ये फाई एम अपने आप में क्या है अभी 100%, फेजर डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाई है 100% है एक तरीके से, ठीक है। 100% कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका लीकेज भी फ्लक्स होगा, और जो आपका यूजफुल फ्लक्स है, फिर जो म्यूचुअल फ्लक्स है, उसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर हुआ। तो आप साफ साफ देख रहे हैं भाई, इस फ्लक्स को कौन बनाता है, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है आई एम, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फ्लक्स के लिए। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, या फिर ऐसे समझिए ना, इसमें नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, जो लीकेज फ्लक्स होगा भाई, लीकेज फ्लक्स को मैं यहाँ पर रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स जिस करंट के चलते बना होगा, वो करंट भी क्या होगा, इसका फेज में होगा, ठीक है, ये करंट हो गया, इसको आईएम बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। और इस लीकेज फ्लक्स से चलते, क्योंकि फ्लक्स किस नेचर का है, डी फाई बाई डी टी नेचर का, तो इसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा। अभी जस्ट बताया था मैंने आपको सोलेनॉइड के केस में, सोलेनॉइड को ऑलरेडी एनालाइज करके समझाया ना भाई, कि यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिस फ्लक्स के चलते बन रहा है, फ्लक्स इस पे है, ये जीरो पे है, ठीक है, ये रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई, ये ईएमएफ क्या होगा, एक तरीके से 90 डिग्री लैग करता है। तो अगर मैंने फ्लक्स को दिखाया, फ्लक्स करंट के फेज में होगा, तो जो इसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी क्या होगा, एक तरीके से 90 डिग्री लैग करेगा। क्लियर हुआ, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, अगर आप यहाँ पे प्योर इंडक्टर की बात करें, प्योर इंडक्टर, देखिए इसमें R है और एक L है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ से प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं इसके चलते कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो प्योर इंडक्टर में 3 चीज होता है। सबसे पहला तो आपको पता हो, जो वोल्टेज होता है 90 डिग्री लीड करता है करंट से, यानी जो भी करंट आ रहा है उससे वोल्टेज डिग्री, मतलब जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री लीड करेगा। या फिर आप कह सकते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से। लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप हुआ, ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इनके बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट चलता है। देखिए आप ध्यान समझिए आप, ठीक है, ये 0 पे है तो ये -90 पे है। तो ओवरऑल अगर हम लोग अपने मेन नो लोड पे दिखाइए, तो मैंने सेपरेटली करके समझाया भाई, समझिए आप, समझिए, लास्ट लाइन में पूरा निचोड़ दे रहा हूँ मैं। ये जो फ्लक्स था मेरा, इसको मैंने बोला 100% फ्लक्स था, ठीक है, और इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ के दिखाया। एक मेरा म्यूचुअल फ्लक्स था, म्यूचुअल फ्लक्स के चलते जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था वाइंडिंग में इवन के रूप में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, जो हम लोग लीकेज फ्लक्स बोल रहे थे, लीकेज फ्लक्स जो बोल रहे थे भाई, इस फ्लक्स के चलते भी क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। और अभी जस्ट बताया कि जो लीकेज फ्लक्स एयर गैप से होकर जा रहा है, तो सीधी सी बात है जो करंट होगा मेरा फेज में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट करके समझिए, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, जो इसके अंदर जिसके चलते ये बन रहा है भाई, या फिर ओवरऑल समझिए ना, ये जो भी फ्लक्स बन रहा हो, टोटल 100% फ्लक्स बन रहा हो, इसी करंट के चलते ना बन रहा होगा, समझ में आया, इसी के चलते बन रहा होगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे आई नोट को, तो आई नोट 2 कॉम्पोनेंट टूट रहा है कि नहीं, आईएम, तो आईएम क्या हो रहा है, फ्लक्स से फेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए हाँ। तो ये जो लीकेज फ्लक्स है, इस लीकेज फ्लक्स चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन, क्योंकि इस फ्लक्स से हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा आपका। क्लियर हुआ, या फिर कहिए, ठीक है। और
इसके चलते जो लीकेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है भाई 20 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आप मान के चल सकते हैं, इसको अब मेरे को एक तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में, क्योंकि मैंने इसको कहीं पे भी नहीं दिखाया है। ये जो E1 दिखाया है, E1 किसके चलते, ये 80% जो म्यूचुअल फ्लक्स था उसका एक तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। ओके, तो मेरे को अब ये वाला ईएमएफ दिखाना है, ये वाला ईएमएफ, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ओवरऑल अब एक चीज समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पे बताऊंगा आपको। अगर आप एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, यहां पे प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है, ठीक है, ये करंट क्या करेगा, लैग करता है, ठीक है, लैग करेगा वोल्टेज से कितना, बाय 90 डिग्री, ठीक है। एक तो ये लाइन हुआ है, फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं जो वोल्टेज होगा वो करंट से क्या करेगा, करंट से लीड करता है 90 डिग्री। या फिर कहिए यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप होगा और उस फ्लक्स के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उनके बीच में भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है, ठीक है। ये तो मेरा सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज, यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज दिया और जो सप्लाई करंट दिया उसके बारे में मैंने आपको बताया, 90 डिग्री लीड करे, लैग करेगा, या फिर कहिए वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड करेगा। अब इसके अंदर में जो रहा उसके लिए भी मैंने आपको बताया है। तो ओवरऑल आप समझिए, देखिए ये मेरा सप्लाई वोल्टेज था भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्टेंस दिखाऊं, और मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड जाकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंस दिखाऊं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस ड्रॉप को दिखाना है, कितना ड्रॉप हुआ होगा भाई, x1 इंटू, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू रिएक्टेंस, ठीक है। तो x1 इंटू मेरा जो I0 है, ठीक है, क्लियर हुआ। और I0 का भी कौन सा कॉम्पोनेंट, जो आपका रिएक्टिव कॉम्पोनेंट I0 sin फाई। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप मेरे को दिखाना है। तो बताइए ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये सप्लाई करंट से, सप्लाई करंट कौन सा है, या फिर ऐसा समझिए ना, इसको ओपन करना है, x1 इंटू I0 दिखाते हैं, तो ये मेरा सप्लाई करंट है। इसको कैसे दिखाऊं भाई, इतना तो हम लोग आ गए। अब इसको एक चीज और दिखाना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, एक्चुअल जो ड्रॉप होगा इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ना। मतलब देखिए ना भाई, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखाने का मतलब क्या है कि जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसमें 90 डिग्री क्या कर रहा हो, फेज में होगा, ठीक है, फेज में होगा। तो ओवरऑल देखिए यही मेरा V1 था ना, इसी में से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे भाई, ये मेरा V1 था, इस तरीके से V1 दिखा है, इसी का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें ड्रॉप हो रहा है ना। तो ये जो ड्रॉप हो रहा है, मान लेते इतना छोटा सा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे इतना छोटा सा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये ड्रॉप हो रहा है मैंने यहाँ पे, इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इतना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, ये मान लेते हैं Vx है, ठीक है, रिएक्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो ये मेरा वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज से जो मेरा करंट होगा, इसके पास जो भी करंट आ रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा नहीं करेगा। तो जो करंट है इसके पास जो ड्रॉप होगा ये क्या होगा, इसको ओपन कर लिया, I0 sin फाई वाला ही होगा ड्रॉपेज भाई, ठीक है। तो यही तो एक तरीके से करंट आ रहा है, ये वोल्टेज हो गया और ये मेरा करंट हो गया IM, समझ में आया। तो अब देख रहे हैं कि इनके बीच में, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट है उसके बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट चल रहा है। जो मेरा यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, ये जो सप्लाई, ये मतलब जो ड्रॉप हुआ, वोल्टेज का जो ड्रॉप हुआ और जो करंट फ्लो हो रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का, और करंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये किस एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, हमारे एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और एक आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस में आपको पता है जो भी वोल्टेज और करंट होता है वो फेज में होता है, तो फेज में तो है नहीं, तो इसका प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को पता है कि वोल्टेज मेरा अगर लीड कर रहा है तो करंट मेरा 90 डिग्री लैग करता है, इनके बीच में हमेशा, और रेस हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। तो वोल्टेज मेरा लीड कर रहा है, करंट मेरा क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो इस ड्रॉपेज को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, एक रिएक्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो x1 हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं भाई, ये x1 कुछ नहीं, ये लीकेज के चलते, लीकेज फ्लक्स के चलते जो मेरा वोल्टेज बर्बाद हो गया, या फिर जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, या फिर कहिए जो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाया, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। इसीलिए इस रिएक्टेंस दिखाने का मतलब क्या है कि लीकेज फ्लक्स से चलते जो भी मेरा वोल्टेज में वेस्टेज हुआ ना, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि भाई ये जो 20% लीकेज फ्लक्स है, ये भी d∅dt नेचर का, तो ये भी ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा। तो ये ईएमएफ आपने सर्किट में दिखाना है ना, ये जो ईएमएफ का ड्रॉपेज हुआ इसको कैसे आप दिखाएंगे, तो इसको हम लोग रिएक्टेंस के रूप में दिखाते हैं, ठीक है।
क्योंकि इसी वोल्टेज को क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बेटर तरीके से पता नहीं भाई एक्सप्लेन किया नहीं, लेकिन आप इसको सोचिएगा, ठीक है। इतना सारा मैंने हिंट दिया है ना, ये हिंट आपके लिए काफ़ी होगा कि अंदर में क्या चल रहा है ट्रांसफॉर्मर के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई आप लोगों के लिए। अब हम लोग आते हैं अपने वापस से एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो एमसीक्यूज़ देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यही बोलता है भाई, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स क्या होता है। तो अभी जस्ट बताइए, सेकेंडरी तक तो पहुंचता ही नहीं है, तो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ही लिंक करता है एयर गैप से होते हुए। अगला बोलता है एयर लीकेज फ्लक्स के चलते क्या इफेक्ट आता है ट्रांसफार्मर में, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, अभी जस्ट बताया वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अगला बोलता है द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर अकर। लीकेज फ्लक्स क्यों आ रहा है भाई बताइए, क्योंकि एयर जो है यहाँ पे एक 100% गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर तरह काम नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर भाई मेरे को एक चीज बताइए, अगर ये एयर गैप यानी इसके आसपास में जो भी एयर है, ये अगर 100% मैग्नेटिक इंसुलेटर तरह काम करता तो कोई भी लीकेज फ्लक्स होता ही नहीं, इधर से कोई फ्लक्स पास ही नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स को पास करने के लिए क्या है, एक कंडक्टिव यानी मैग्नेटिक कंडक्टिव पाथ चाहिए होता है। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, गुड कंडक्टर चाहिए, ठीक है। तो एयर गैप क्या है, एक तरीके से ये जो एयर है ये 100% मैग्नेटिक इंसुलेटर तरह एक्ट नहीं करता, इसलिए कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होता है, इस एयर से होकर के चला जाता है। क्लियर हुआ। और अभी जस्ट मैंने आपको बीच कर्व बताया है ना, करंट वर्सेस फ्लक्स ये क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ाइए वैसे वैसे आप एयर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा फ्लक्स सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा। इसका ग्राफ काफ़ी ऐसे होता है, ठीक है, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट देंगे तब जाके आपका हल्का सा फ्लक्स सेटअप हो पाता है, ठीक है। तो वही है कि एयर जो होता है वो परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट का वो परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द म्यूचुअल फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर रिमेन कांस्टेंट। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था लास्ट वाले सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फिगर दिखाया गया है, ठीक है, द करंट I2 डैश एंड I2 विल बी। तो अभी देखिए भाई ये बता देता हूँ क्या होता है। ऐसे यहाँ पे नेमिंग गलत किया हुआ है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो आई नोट हो गया, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब नो लोड करंट है, ये तो हमेशा रहेगा लोड लगाए या फिर ना लगाए। अब ये जो I2 डैश आ रहा है ना, ये लोड लगाने पे आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस करंट का क्या काम है, समझिए भाई क्या काम होता है। सबसे पहले नो लोड पे रखते हैं ट्रांसफार्मर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। ये नो लोड पे था, तो नो लोड पे इधर मतलब कोई लोड नहीं है, ठीक है, कोई लोड नहीं है। तो ओवरऑल क्या होगा, इधर से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट ये लेगा ही लेगा फ्लक्स बनाने के लिए, ओके। इसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से दिखाते हैं। तो अभी कोई लोड नहीं लगा हुआ है, सेकेंडरी साइड में जो लीकेज होता है उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। X2 मतलब लीकेज को दिखाया जाता है, ठीक है भाई। फिर वाइंडिंग के चलते जो रिएक्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे E2 दिखा दिया, मतलब क्या, इस वाइंडिंग में जो भी EMF इंड्यूस्ड हो वो तो दिखाई दिया हम लोगों ने सोर्स के रूप में, लेकिन जो लीकेज हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलते हैं। एक ही ट्रांसफार्मर को आप स्टेप अप की तरफ भी दिखा सकते हैं, स्टेप डाउन की तरफ भी दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं भाई, अगर आपने इस साइड में, ठीक है, पहले आपने इस साइड में ऑपरेट किया, आप मान लेते हैं इस साइड सप्लाई देकर अगर आप इस साइड में लोड लगा रहे हैं, तो इस साइड का लीकेज रिएक्टेंस आप कैसे दिखाइएगा, तो ये लीकेज को ही दिखाया जाता है X2 के रूप में। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अभी एमसीक्यूज चल रहा है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, जब नो लोड पे था तो इधर से जो सप्लाई से जो करंट आएगा सिर्फ और सिर्फ आई नोट होगा, ठीक है। आई नोट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तरह फ्लक्स सेटअप कर रहा है, जिसे म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। अब जैसे आप लोड लगाएंगे तो लोड लगाते हैं क्या होता है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया तो I2 फ्लो होगा करंट, ठीक है। और ये I2 क्या करता है, इस तरीके से फ्लो होगा कि जिसके चलते ये बना है उस चीज को अपोज करेगा। तो ये बना किसके चलते, फ्लक्स के चलते बना ना, तो I2 आया, तो I2 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, कि ये खुद अपना एक फ्लक्स बनाया, करंट तो से अपना खुद का फ्लक्स बनाया, ये फ्लक्स क्या करता है, मेन फ्लक्स को अपोज करता है भाई, ठीक है। और क्योंकि अब ये मेन फ्लक्स मेरा डिक्रीज हो गया है, कमजोर हो गया है, तो यहाँ पे जो E1 इंड्यूस जो थे भी कमजोर हो जाएगा, और ये कमजोर है तो सीधी सी बात इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाए तो ओवरऑल ये मेरा फिर एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, जिसे बोलते हैं I2 डैश, ओके। इधर जो आएगा ये मेरा I2 डैश आता है, ठीक है। तो ये जो करंट है मेरा कौन सा, I2 और I2 डैश, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ठीक है, ये फ्लक्स को अपोज कर रहा है।
और ये जो I2 है, ये I2 क्या कर रहा है, I2 डैश, सॉरी I2 डैश है, इसको क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। क्लियर हुआ, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, क्योंकि एक दूसरे को ये अपोज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको पता होगा भाई अच्छे से, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। 59 का आंसर एक बार चेक करता है, सेकंड बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भाई फीडबैक देना है, ये समझ में आया नहीं आया, लीकेज फ्लक्स को हम लोग कैसे एक रिएक्टेंस के रूप में दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए।